हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपना टॉपिक चल रहा था दिल्ली साम्राज्य। ये आज अपने सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको गुलाम वंश के सबसे प्रतापी सुल्तान बलबन के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम नोट्स के आधार पर आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है नसरुद्दीन मोहम्मद। ये आज अपने सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको रजिया सुल्तान तक जितने भी सुल्तान बने थे सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। आज मैं आपको बता रहा हूँ नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ साथियों। इनका समय काल हो जाएगा 1246 से लगा के 1265 तक हो जाएगा, और ये केवल नाम मात्र का ही सुल्तान था साथियों, और सारी शक्तियां इनकी बलबन के हाथ में थी साथियों। और ये बलबन कौन हो जाएगा? गुलाम वंश का सबसे प्रतापी सुल्तान हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे प्रतापी को, ताकतवर को, या जो भी को, सबसे प्रतापी शासन यही हो जाएगा। और ये बलबन इसका दामाद था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए बलबन किसका दामाद था तो नसरुद्दीन मोहम्मद का दामाद था। और नसरुद्दीन मोहम्मद मधुर तथा धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, और यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो टोपी सील के गुजारा करता था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नसरुद्दीन खाली समय में टोपी सील के अपना गुजारा करता था। केवल नाम मात्र का ही शासन था साथियों। और सारी शक्ति किसके हाथ में हो जाएगी? इनके दामाद के हाथ में हो जाएगी, यानी कि बलबन के हाथ में हो जाएगी साथियों। और ये टोपी वाला क्वेश्चन आपसे हजारों बार पूछा गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर हो जाएगा? नसरुद्दीन मोहम्मद हो जाएगा। और ये खाली समय में कुरान की नकल करने की इसकी आदत थी साथियों। क्या पता आपसे यही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा सुल्तान खाली समय में कुरान की नकल करने की आदत थी साथियों? तो क्या आंसर हो जाएगा? नसरुद्दीन मोहम्मद हो जाएगा साथियों। 1249 में नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उग्र खां की उपाधि धारण दी थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बलबन को उग्र खां की उपाधि किसने धारण दी थी? तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने दी थी साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको पॉइंट आपको बता रहा हूँ साथियों। जो बता रहा हूँ उसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तथा बलबन को सेना का प्रमुख नियंत्रण करने के लिए नायब ए मुर्कत का पद दिया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल सकते हो ये सुल्तान का वजीर होता है, ये पद होता है, और ये सारी शक्ति अपने बलबन के हाथ में दे दी थी साथियों। और जिसके कारण इसके शासनकाल में मुसलमानों का एक अलग गुट बन गया था जो बलबन के विरोध में था, और इसका नेता था इमादुद्दीन रिहान था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। 1265 में इनकी मृत्यु के बाद बलबन खुद ही सुल्तान बन जाता है साथियों। और यहाँ तक आपके नसरुद्दीन की मोहब्बत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब अपन पढ़ने वाले बलबन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपका गुलाम वंश के ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों। अब वो मैं आपको आज सब कुछ बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं बलबन के बारे में सारा कुछ देख लेते हैं। जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ आपको बता दूंगा। इनका समय काल हो जाएगा 1265 से लगा के 1287 तक हो जाएगा। यह 20 वर्ष तो वजीर के पद के रूप में कार्य करता है और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में कार्य करता है। यानी कि आप मान सकते हो 40 वर्ष तक सुल्तान बनने वाला एकमात्र बलबन ही ऐसा सुल्तान था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे शक्तिशाली सुल्तान यही बन जाता है गुलाम वंश का। अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी के बाद में सबसे शक्तिशाली सम्राट बनने वाला बलबन ही हो जाता है। और इसने तबकात ए नसरुद्दीन नामक एक पुस्तक लिखी थी जो अपने नसरुद्दीन से संबंधित थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पुस्तक पूछी जाती है कि बलबन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी साथियों। और ये किसे दे दी थी? अपने ससुर जी को दे दी थी, यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद को दे दी थी। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौ और रक्त की नीति अपनाई थी साथियों।
वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लो और रखती नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन हो जाएगा? तो बलबन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपसे हजारों बार पूछा गया है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा, जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और इसके शासनकाल में दो सिद्धांत की बातें मिलती थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यानी कि जो सुल्तान का पद है जो भगवान के द्वारा अगर स्थापित किया गया है। दूसरा, सुल्तान एक निरंकुश होना आवश्यक है। साथियों, यह कहता है कि सुल्तान एक निर्दयी होना आवश्यक है, तभी वो अपने जनता को खुश कर सकता है और साम्राज्य को अपना देखभाल कर सकता है। ये दो सिद्धांत की बातें अपने मिलती थी साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व सुल्तान कौन सा हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। ये बात कौन करता है? बलबन करता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जाता है साथियों। और ये शख्स इतना खतरनाक व्यक्ति था, आप मान सकते हो, ये खुद ही कहता था मैं खुद ही ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, आप मेरी सेवा करो। ऐसी ऐसी बातें किया करता, गुमराह करता था। ऐसा ये व्यक्ति था साथियों, बलबन। और ये कहता था पैगंबर के पश्चात मैं स्वयं ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, यानी पैगंबर का मतलब होता है भगवान। भगवान के बाद पृथ्वी पर यदि कोई पद है तो वो सुल्तान का ही पद है, और मैं खुद ही हो जाऊंगा, ईश्वर का प्रतिनिधि हो जाऊंगा, एवं ईश्वर की छाया मेरे ऊपर है। ऐसी ऐसी बातें किया करता था, बलबन किया करता था, जो आपसे ही पूछी जाती है साथियों। ऐसी बातें करने वाला कौन सा हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। यही सीधी बातें करता था कि ईश्वर का मैं प्रतिनिधि हूँ और मेरी सेवा करो। ऐसी ऐसी बातें किया करता था जिससे अपने साम्राज्य को ये 40 साल तक ये सुल्तान बनता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब अपन कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बलबन खुद को गुलाम वंश का नहीं मानता था, बल्कि अफरासिया वंश का मानता था। और बलबन ने खुद ने बलबनी राजवंश की स्थापना चाही थी साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। खुद ने ही अपना राजवंश स्थापना करने की कोशिश की थी। और इसके शासनकाल की व्यवस्था ईरानी परंपरा के अनुसार मिलती थी साथियों, क्योंकि ये कहाँ का था? ईरान का था। वहीं से वो प्रेरित होकर अपना शासनकाल चला रहा था। और बलबन ने सभी जागीरदार की जांच करवाई। यह जागीरदार वही होते थे जो अपने नासुद्दीन मोहम्मद के समय गुट बना था मुसलमानों का, वही जागीरदार है। इनकी ये सभी की जांच करवाई, जो विभिन्न व्यक्तियों को सैनिक सेवा के बदले शासक के द्वारा दिए गए थे साथियों। धीरे धीरे उनका वो दमन कर रहा था, तथा जागीरदार की आय एकत्रित करने का अधिकार सरकारी अधिकारी को दे दिया था। ये जागीरदार वही थे जो टैक्स के रूप में धन इकट्ठा करते थे, लेकिन ये अधिकार किसको दे दिया? सरकारी अधिकारी को दे दिया था, यानी कि ये भी उनका पद ले लिया था। जागीरदार को आय धन के रूप में लेने की व्यवस्था कर दी थी साथियों, यानी कि जो टैक्स लिया जाता है वो धन के माध्यम से लिया जाता है। ये जागीरदार वही है जो मुसलमान थे, उनसे वो धन वगैरह टैक्स के माध्यम से लिया करता था। लेकिन सैनिकों को वेतन के बदले जमीन देना प्रारंभ कर दिया था, जैसा कि इल्तुतमिश ने पहले कर दिया था। और ये नायब के पद को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, यानी कि ये खुद ही सेनापति बन जाता है और खुद ही सम्राट बन जाता है। नायब का मतलब होता है सेनापति होता है, और ये सेनापति को पद को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और बलबन ने वैसे सैनिकों की पेंशन से मुक्त कर दिया जो बिल्कुल कार्य नहीं करते थे साथियों। ऐसे सैनिक जो बिल्कुल कार्य नहीं करते थे उनको पेंशन देना बंद कर दिया था। और बलबन ने 40 पद को दमन कर दिया था। यही 40 पद वही है जो इल्तुतमिश के द्वारा गुलाम वंश के 40 व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए थे। उसको दमन कौन करता है? बलबन के द्वारा किया जाता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट और एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जरूर से जरूर लिख लेना। यदि आपको नोट्स चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब अपन कुछ और भी जानकारी देख लेते हैं। बलबन के शासनकाल का प्रमुख आधार गुप्तचर विभाग था साथियों। इनके अलग अलग गुप्तचर वगैरह अपने साम्राज्य में छोड़े गए थे, जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जानकारी सब कुछ दिया करते थे।
और इसने सैनिक विभाजन को दीवान अर्ज की स्थापना की, जिसका प्रमुख होता है अरजीत ए मलिक था साथियों। बलबन ने सिजदा यानी कि घुटनों के बल झुकना और पाओसा यानी सुल्तान के पैर चूमना ऐसी प्रथा शुरू कर दी थी। और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिजदा परंपरा किसने प्रारंभ की थी, तो बलबन के द्वारा की गई थी, यानी कि घुटनों के बल झुकना ये प्रारंभ किसने की थी, बलबन के द्वारा की गई थी साथियों। और ये कौन करते थे, जो अपने गैर मुसलमान थे ना, वही करते थे साथियों। जो ये मुख्य रूप से ईरानी परंपरा थी जो गैर मुसलमान से संबंधित हो जाएगी। ये गैर मुसलमान का संबंध वह हो जाएगा जो मुसलमान नहीं थे, उसके अलावा जो भी अपने होते हैं उसके द्वारा ये किया जाता था। सिजदा और पाउसा किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। और इसने ईरानी या पारसी पर्व नौरोज प्रथा की शुरुआत कर दी थी साथियों। ये नौरोज वही त्योहार है जो पारसियों के द्वारा बनाया जाता है, जो आज भी बनाया जा रहा है। इनकी शुरुआत किसने की थी, बलबन के द्वारा की गई थी साथियों, जो आपसे पूछा जाता है। बलबन ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण के बचने के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया और जिसका अधिकारी अपना पुत्र शाहबाज मोहम्मद को रखा था, लेकिन वह मंगोलों के आक्रमण के कारण वो मर जाता है साथियों। यानी कि इनका पुत्र अपने किसके द्वारा बनता है, मंगोलों के द्वारा मर जाता है। और विख्यात कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन ये इनके शासनकाल से संबंधित हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। अमीर खुसरो ऐसे व्यक्ति है जो 8 व्यक्तियों का यानी 8 सुल्तानों का समयकाल देखने वाला व्यक्ति हो जाता है। और अमीर हसन ये अपने बलबन से संबंधित हो जाते हैं, जो आपसे ये पूछे जाते हैं साथियों। और ये हो गए सारे के सारे क्वेश्चन आपके बलबन के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। इसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। आप जरूर से जरूर नो डाउट कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में अपन कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। और बलबन की मृत्यु के पश्चात इनका पोता कुकबाद उत्तराधिकारी बन जाता है, जो अत्यधिक विलास व्यक्ति होता है। और इसके कारण संपूर्ण प्रशासन अराजकता में ग्रस्त हो जाता है और राज दरबार में अमीरों की उच्च आकांक्षाएं और विरोध का केंद्र बन जाता है। अमीरों का एक नेता मलिक फिरोज जलाउद्दीन कुकबाद की हत्या कर देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है और एक नए वंश की स्थापना हो जाती है, खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। और इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन होता है, तो कुकबादा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आधार पर यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, जो आपको याद होना चाहिए। अगर बात की जाए गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन हो जाएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा और अंतिम कौन हो जाएगा, कुकबाद हो जाएगा साथियों। अगर बात की जाए सबसे प्रतापी सुल्तान कौन हो जाएगा, तो ये बलबन हो जाएगा साथियों। और प्रथम महिला सुल्तान कौन हो जाएगी, तो रजिया सुल्तान हो जाएगी साथियों, जो मैंने आपको सब कुछ आपको करवाया है। और एक कथन बलबन के आधार पर आपसे हर बार पूछा जाता है साथियों, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे अत्यधिक क्रोध आता है और मेरी भुजाओं में तलवार के लिए विवश होने लगती है साथियों। और ये कथन आपसे बलबन के आधार पर पूछा जाता है कि ये जब भी अपने निम्न कुल के व्यक्ति को देखता है उसे अत्यधिक क्रोध आ जाता है और अपनी तलवार लेने के लिए वो विवश होता है। ऐसा कथन कहने वाला कौन हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। और इसी के साथ ये आपका गुलाम वंश टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया। ये कुल अपने 3 भागों में बना था, जो मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि आपको दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको नोट्स के आधार पर सब कुछ पढ़ा देता हूँ। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। कल अपन पढ़ेंगे खिलजी क्रांति के बारे में, सब कुछ पढ़ लेंगे, जहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।